हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ई ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा पहला चैप्टर CUET 2023 के लिए हमारा पहला चैप्टर है। एंड मैं पहले चाहता हूँ आप देखें कि CUET में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर किस तरह क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको तब आइडिया लगेगा कि किस तरह क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में CUET में। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है, पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे फिर हम थ्योरी पे आएंगे, है ना। सो विल बी स्टडिंग द थ्योरी एंड विल बी स्टडिंग दिस एंटायर चैप्टर। ओके, तो क्वेश्चन है द स्टेगनेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रायर टू 1947 वाज कॉज्ड मेनली बिकॉज द वेरी सिस्टम्स ऑफ, है ना। तो जो स्टेगनेशन था इसका मेन रीज़न पूछा गया है। सो वाज इट द रेवेन्यू सेटलमेंट, और वाज इट द ट्रेड सेटलमेंट, और वाज इट द लैंड सेटलमेंट, और वाज इट द एग्रीकल्चर सेटलमेंट, है ना। तो चारों ही बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं। एंड इफ़ यू डोंट नो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो यू शुड हैव अ लुक एट माय वीडियो लेक्चर। आप मेरा वीडियो लेक्चर देखें, है ना। तो इसका मैं राइट आंसर बताऊंगा इस लेक्चर के एंड में, तो आप प्लीज़ इसको देखें। चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इकोनॉमिक्स क्लास 1 फुल चैप्टर 1 शॉट में ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए, पहले बेसिक्स हम समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी किस तरह की थी, किस तरह की इंडियन इकोनॉमी थी बिफोर द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। एंड आप चाहें तो उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो इंडिया में है उस समय हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हम लोग बनाते थे। यूज़ टू हैव द हैंडीक्राफ्ट्स, है ना। हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे एंड सिल्क के, कॉटन टेक्सटाइल्स वगैरह के सब हमारे हैंडीक्राफ्ट्स बनते थे। एंड मेन जो इसमें ये था कि जो ब्रिटिशर्स आए थे दे वर मोर इंटरेस्टेड इन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री, है ना। तो जो इनका इंटरेस्ट था, तो दे वर मोर इंटरेस्टेड इन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन रैदर दैन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि दे वांटेड टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया को वो क्या किस चीज़ में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, फ्रॉम टू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड सप्लाई बोल सकते हैं। इंडिया दे वांटेड कि इंडिया शुड सप्लाई द रॉ मटेरियल एंड इंडिया शुड बिकम द मार्केट ऑफ द फिनिश गुड्स, है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में कॉटन अच्छा ग्रो होता था, तो वो कॉटन को क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे वहाँ पे। एंड वहाँ पे ब्रिटेन में उनकी मिल्स होती थी, वहाँ पे उसको कॉटन से वो लोग क्लोथ बनाते थे। एंड फिर वो जो क्लोथ होता था वो इंडिया में आके इंपोर्ट होता था एंड इंडियन कंज्यूमर्स उस क्लोथ को यूज़ करते थे। सो दे वांटेड इंडिया टू बी अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ मार्केट ऑफ फिनिश गुड्स। ये बेसिकली उनकी बेसिकली थिंकिंग थी कि इंडिया को सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बनाना है एंड मार्केट ऑफ फिनिश गुड्स उनको बनाना है, ठीक है। तो ये था। फिर इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ GDP ऑफ इंडिया, है ना। आज के डेट में ग्रोथ रेट जो है 7 to 8% ग्रोथ रेट है। उस समय कितना ग्रोथ रेट था, दिस कैन बी आस्क्ड, दिस फैक्ट इज गिवन इन द NCERT। सो जो ग्रोथ रेट था इंडियन GDP का, इट वाज अराउंड लेस देन 2%, है ना। तो यदि मैं बात करूँ GDP ग्रोथ रेट की, सो दिस वाज लेस देन 2%। एंड यदि मैं बात करूँ GDP पर कैपिटा ग्रोथ रेट की, GDP पर कैपिटा ग्रोथ रेट की, सो दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 1.5%, है ना। तो नियरली 0.5% था, मतलब कुछ भी नहीं था। आज की डेट में आप देखो वी आर ग्रोइंग एट एन रेट ऑफ 7 to 8%, तो उस समय जो ग्रोथ रेट थी इट वाज ऑफ लेस देन 2%, है ना। तो कितनी कम ग्रोथ रेट थी। अब हम एक एक करके देखेंगे क्या क्या उन्होंने किया। सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह से हमारा था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, उसको हम देखेंगे। तो देखिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, द इंडियन इकोनॉमी वाज फंडामेंटली एग्रेरियन, है ना। जो इंडियन इकोनॉमी थी इट वाज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी मीन्स व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, इट इज कॉल्ड एज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, है ना। सो इन इंडिया मोर देन 85% ऑफ द पीपल वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। 85% पीपल जो थे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। एंड यदि आज मैं इस नंबर को देखूँ तो आज ये 45% है। 45% ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। उस टाइम 85% पीपल एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, है ना। अच्छा, ये तो ठीक है, पीपल तो इन्वॉल्व थे, बट एग्रीकल्चर क्या ग्रो हो रहा था क्या, वाज एग्रीकल्चर ग्रोइंग। जैसे आज मैं देखूँ एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में काफ़ी एग्रीकल्चर ग्रो किया है। तो एट दैट टाइम वाज एग्रीकल्चर ग्रोइंग, तो नो, इट वाज नॉट ग्रोइंग। एग्रीकल्चर में देयर वाज अ स्टैग्नेशन। एग्रीकल्चर में देयर वाज अ स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मीनिंग क्या होता है, स्टैग्नेशन मीन्स ग्रोथ रेट नहीं है, वो चीज़ वहीं की वहीं अटकी हुई है। सो देयर वाज अ स्टैग्नेशन ऑफ इन एग्रीकल्चर। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा किसान जो था पहले,
सो देयर यूज्ड टू बी, जो प्लो होता था ये इस तरह से प्लोइंग हुआ करती थी, एंड कोई मशीन्स वगैरह नहीं थी, कोई कुछ मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे किसान के पास, है ना। अब हम समझते हैं कॉजेज ऑफ स्टेग्नेशन इन द इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, कॉजेज ऑफ स्टेग्नेशन हम लोग समझते हैं। तो जैसे आपने लगान मूवी देखी होगी, है ना। लगान मूवी में क्या बोलता है, ये जो ब्रिटिशर होता है ये इनको बोलता है आमिर खान को कि हमको लगान चाहिए और लगान नहीं दोगे तो तुम्हारी ज़मीन जब्त हो जाएगी, है ना। तो यही प्रॉब्लम थी, स्टेग्नेशन जो था इंडियन एग्रीकल्चर का। दिस वाज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम कि जो वहाँ लैंड सेटलमेंट सिस्टम चलता था, है ना, वट एवर द लैंड सेटलमेंट सिस्टम वाज देयर, उसको हम बोलते थे ज़मींदारी सिस्टम बोलते थे उसको, है ना। लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो होता था उसको हम बोलते थे ज़मींदारी सिस्टम। एंड इन दिस ज़मींदारी सिस्टम व्हाट यूज्ड टू हैपन इज दैट ज़मींदार हैड टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर एंड ही हैड टू पे द लैंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिशर्स। ओके, इफ द फार्मर फेल्ड टू पे द लैंड रेवेन्यू हिज लैंड विल बी कॉन्फिस्केटेड। ठीक है, उसकी जो लैंड थी वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी। तो ये जो सिस्टम था इट वाज वेरी फेमस इन द बंगाल प्रेसिडेंसी रीजन, जो आज के उड़ीसा बंगाल यहाँ के जो रीजन्स हैं वहाँ पे इट वाज वेरी फेमस बंगाल प्रेसिडेंसी रीजन में। एंड अब इसमें हुआ क्या करता था, उसका जो ज़मींदार का जो मेन फोकस होता था, इट वाज द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। इट वाज नॉट द वेलफेयर ऑफ द फार्मर, इट वाज नॉट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इट वाज नॉट द इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। It was the main motive of the zamindar was just the collection of land revenue from the farmer. मेन उसका फोकस क्या था कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करे वो। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ, देयर वाज अ लॉट ऑफ मिजरी, देयर वाज अ लॉट ऑफ सोशल टेंशन बिटवीन द फार्मर एंड द ज़मींदार। ठीक है, इसमें बहुत मिजरी हुई, इसमें पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा हुई, और एक बहुत बड़ा कॉज था स्टेग्नेशन के एग्रीकल्चर का। दूसरा हम फैक्टर देखें तो देखो, ये जो है मैं जो पढ़ा रहा हूँ आई एम टीचिंग फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, है ना। एनसीईआरटी से ही क्योंकि आपका पेपर आने वाला है, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो एनसीईआरटी से पेपर आएगा आपका, है ना। अच्छा, दूसरा रीज़न ये था स्टेग्नेशन का इंडियन एग्रीकल्चर के। सो देयर यूज्ड टू बी सनसेट क्लॉज, देयर यूज्ड टू बी सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज ये कहता था कि इफ़ द ज़मींदार डिड नॉट पे द रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट्स ज़मींदारी विल बी कॉन्फिस्केटेड बाय दी सनसेट। सनसेट तक, मान लो कोई डेट दी हुई है, उस डेट के सनसेट तक यदि ज़मींदार ने ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू जमा नहीं कराया तो उसकी ज़मींदारी क्या हो जाएगी, कन्फिस्केट हो जाएगी, है ना। तो कैसे चलता था ये सिस्टम, पूरा ऐसे चलता था, है ना। तो ये जो फार्मर है दिस फार्मर यूज टू पे द रेवेन्यू टू दी ज़मींदार, है ना। एंड जो ज़मींदार होता था ही यूज टू पे द रेवेन्यू टू दी गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको वो लोग रेवेन्यू पे किया करते थे। एंड इसमें क्या होता था, ज़मींदारी जब्त हो जाती थी। सो नो ज़मींदार वुड वांट कि उसकी ज़मींदारी जो है कन्फिस्केट हो जाए, जब्त हो जाए। इस कारण से वो क्या करता था, ही यूज टू फोर्स द फार्मर टू पे द रेंट ऑन टाइम, है ना, एंड पे द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेंट। तो उस कारण से क्या हुआ, एग्रीकल्चर में एक स्टेग्नेशन आ गया, एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर पाया क्योंकि रेंट ही उन्होंने इतना ज़्यादा ले लिया। इसका जो लैंड रेवेन्यू का जो रेट था इट वाज वेरी हाई, ये 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस होता था, 1/3 ऑफ प्रोड्यूस होता था। इट्स लाइक आज के डेट में 33% इनकम टैक्स, इतना हाई इसका रेंट था, है ना। तो ये बहुत बड़ा कॉस्ट था स्टेग्नेशन के इंडियन एग्रीकल्चर का, है ना। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ हमको और समझनी चाहिए कि इंडियन एग्रीकल्चर डिड स्टेग्नेट, बट देयर वाज द कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। एक फैक्ट यहाँ पे और है कि देयर वाज द इंक्रीज इन द commercialization of the agriculture. Now what is commercialization? So commercialization is the growing more commercial crops like tea, coffee, jute rather than the grain crops like wheat, rice, maize. This is called as the commercialization of the agriculture. So there was a commercialization of agriculture, and why there was commercialization? Because they wanted the raw material for their industries and they used to export these raw materials. जो टी बनती थी, कॉफ़ी बनता था, रबर बनता था, जूट बनता था, कॉटन था, उसको वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे।
एक्सपोर्ट करके वहाँ पे मशीन्स में प्रोसेस करते थे एंड फिर उसको बेचते थे, फिर इंडिया में इंपोर्ट होता था, इनफैक्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो फिर बिकता था। सो दिस इज़ हाउ दिस वाज अ ड्रेन ऑफ वेल्थ। इस तरह से उन्होंने हमारी वेल्थ जो है ड्रेन करी है ना। तो डॉक्टर शशि थरूर इज़ प्रेटी मच क्रिटिकल इसके बारे में, एंड उन्होंने कई जगह बोला भी है कि बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, इंडिया GDP was 23% of world GDP. But after 23% of the world trade, India's foreign trade was the 23% of the world trade. But इसके बाद क्या हुआ, after the coming of the British, the Indian trade was just 3% of the world trade. तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन था, कितना ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लॉयट किया हमको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉजेज ऑफ स्टैग्नेशन। देखो ये आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना। ये जिस तरह क्वेश्चन आया है, ये रेवेन्यू, ट्रेड, लैंड, एग्रीकल्चर, ये आप तभी कर पाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे, है ना। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था उस समय, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, इसके पहले मैं कुछ चीज़ बता दूँ। इस तरह के हम लेक्चर्स जो हैं, हमारे पेड बैच चलता है, लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, हम अपने पेड बैच में पढ़ाते हैं इस तरह के वंडरफुल लेक्चर्स। तो इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन दैट बैच, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस गिवन नंबर 9926803758 एंड यू कैन जॉइन आवर लाइव ऑनलाइन बैच, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, हम बात करते हैं ब्रिटिश टाइम में। तो देखो आप ये समझो कि जो प्राइमरी मोटिव था कॉलोनियल गवर्नमेंट का, इट वाज डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया। इंडिया को क्या करना है, डी इंडस्ट्रियलाइज करना, ठीक है। एंड किस तरह से उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइज करा, वो ये था कि दो तरह से उन्होंने किया। पहला क्या किया, उन्होंने बता दिया दे हैड कन्वर्टेड इंडिया टू एन एक्सपोर्टर, दे कन्वर्टेड इंडिया टू एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि इंडिया को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया टू एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे कि कॉटन एक्सपोर्ट हुआ करता था, ठीक है, इंडिगो एक्सपोर्ट हुआ करता था, तो एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया। एंड दे कन्वर्टेड इंडिया टू द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनते थे उसको इंडिया क्या करता था, इम्पोर्ट करता था, तो इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने किया, ठीक है। एंड बेसिकली इससे हुआ ये कि इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस। जैसे इंडिया में इंडस्ट्रीज़ क्या हुई, डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर दोगे तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को तो रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं, है ना। बेसिकली रॉ मटेरियल कहाँ की इंडस्ट्रीज़ को मिलेगा, वहाँ की जो फॉरेन वहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मिलेगा। तो वहाँ की इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, है ना। तो इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द GDP रिमेन नेग्लिजिबल, है ना। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोई आपसे पूछ ले कि GDP कंट्रीब्यूशन कितना था इंडस्ट्रीज़ का उस समय, तो GDP कंट्रीब्यूशन जो इंडस्ट्रीज़ का था दिस वाज लाइक नेग्लिजिबल, है ना, बहुत ही कम था। एंड मोस्टली इट वाज द एग्रीकल्चर विच सपोर्टेड द इंडियन इकोनॉमी। तो ये फैक्ट्स हैं कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। अब हम समझते हैं आगे इफेक्ट्स ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या थे। दे डी इंडस्ट्रियलाइज इंडिया, बट उसके कुछ इफेक्ट्स तो होंगे। तो पहला इफेक्ट ये था, देयर वाज अ मासिव अनएम्प्लॉयमेंट था। क्यों होगा मासिव अनएम्प्लॉयमेंट, जब इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाएंगी, है ना। सो व्हेन इंडस्ट्रीज डू नॉट डेवलप तो जॉब्स कहाँ से आएंगी, है ना। इंडस्ट्रीज जब डेवलप नहीं होंगी तो जॉब्स कहाँ से मिलेंगी, लोगों को मिलेंगी ही नहीं। तो उस कारण से क्या हुआ, इंडिया में एक मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट था, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि इन इंडियन मार्केट देयर वाज एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ द चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विच वर मेड इन ब्रिटेन, है ना। जैसे कि आज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज आपको बोला जाए कि आप नींबू पानी पियो वर्सेस आपको बोला जाए कि कोका कोला पियो, तो आप क्या पियोगे, क्या प्रेफर करोगे? आप ऑब्वियसली कोका कोला पियोगे, नींबू पानी नहीं पियोगे। तो ये एक तरह से वही है ना कि उन्होंने वहाँ मैन्युफैक्चर किया, यहाँ पे उन्होंने इम्पोर्ट कर दिया इंडिया में, एंड इस तरह से जो है उन्होंने सब उसको लिया। तो इस तरह से क्या किया उन्होंने, दिस वाज एन इफेक्ट ऑफ द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो इंडियन लोग थे दे हैड एन हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग द इम्पोर्टेड गुड्स एंड दे डिड नॉट कंज्यूम द
इंडियन मेड गुड्स दैट मच, ठीक है, ज़्यादा उनकी हैबिट हो गई कि जो चीप इम्पोर्ट्स वहाँ से आते थे। यानी सबसे बड़ी बात क्या होती थी, चीप होते थे, क्योंकि जब कोई भी चीज़ फैक्ट्री में बनती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, तो उसकी जो प्राइसिंग होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल उसमें डेवलप होता है, ठीक है। तो इस कारण से क्या हुआ, इस तरह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये इफेक्ट है। अब हम थोड़ा ही हमको मालूम होना चाहिए कि क्या टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ थी इंडिपेंडेंस के पहले, व्हाट वर दी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ बिफोर इंडिपेंडेंस, ये भी हमको थोड़ा मालूम होना चाहिए। तो मैं पहले बात करूं तो देयर वाज अ कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन की इंडस्ट्री थी, है ना, मतलब कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी। क्यों थी, क्योंकि कॉटन ग्रो हुआ करता था। दिस वाज इन द रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो महाराष्ट्र गुजरात रीजन में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई, क्योंकि वहाँ पे कॉटन की अच्छी यील्ड हुआ करती थी, है ना, एंड क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सॉइल है, इस कारण से वहाँ पे अच्छी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इंडिया में, इट डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। अब आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज वर प्रेजेंट इन इंडिया बिफोर द इंडिपेंडेंस। 4 ऑप्शन दे देगा, कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, ठीक है, हैवी मेटल्स एंड कंज्यूमर गुड्स। अब आप बताओ क्या आंसर करोगे इसका, है ना। तो यू शुड नो कि किस तरह की इंडस्ट्रीज थी। दूसरा था जूट टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज थी। सो जूट टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज थी एंड ये बेसिकली आपके आज प्रेजेंट डे बंगाल रीजन है वहाँ पे थी। एंड इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे एल्यूवियल सॉइल होती है। एल्यूवियल सॉइल में आपका ये अच्छा ग्रो करता है, जो आपका जूट क्रॉप है वहाँ अच्छा ग्रो करता है, इस कारण से वहाँ पे जूट टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ थी। तीसरी में बात करूँ, कभी कभी पूछ लेता है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये जो थी ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी। टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को भी उस समय इस्टेब्लिश हुई थी 1907 ईयर पूछ लेता है आपसे, 1907 में इस्टेब्लिश हुई थी। एंड ये जमशेदपुर में आज की डेट में, जमशेदपुर इसको टाटा नगर भी बोला जाता है, एंड दिस लाइज इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो ये उस समय खोली गई थी। ये आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री थी ना, यहाँ पे आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस होता था। एंड ग्रेट जो टाटास की फैमिली उन्होंने ये स्टार्ट की थी टिस्को, ठीक है। फिर हम देखते हैं कुछ हम देखा इस समय, देखो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये NCERT बेस्ड ही पढ़ा रहा हूँ, उसी चीज़ को मैं स्ट्रक्चर करके पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। ऑल दिस इज गिवन इन द NCERT। मैं कोई अपनी नॉलेज आपको एडिशनल वो नहीं बता रहा हूँ, मैं उसी चीज़ को स्ट्रक्चर करके बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या था, कुछ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज थी। कंज्यूमर गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जो आप डे टू डे बेसिस पे कंज्यूम करते हो, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज कुछ थी, जैसे कि आपका टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, जूट हो गया, रबर हो गया, इस तरह का, शुगर हो गया, सीमेंट हो गया, है ना, शुगर हो गया, सीमेंट हो गया, पेपर हो गया, इस तरह की कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री थी। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि देयर वाज एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो था, कैपिटल गुड्स वाली जो इंडस्ट्री थी, देवर एब्सेंट, नहीं थी उस समय, एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। तो इसका रीज़न ये था क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइज इंडिया नहीं, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप होती है वहाँ पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बनती हैं, बट इंडिया में तो इंडस्ट्रीज उन्होंने डेवलप की नहीं, है ना। तो इसलिए वहाँ पे मतलब ब्रिटेन में वहाँ पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है डेवलप हुई थी, यहाँ पे नहीं हो पाई लेकिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमको समझना पड़ेगा कि फॉरेन ट्रेड कैसा था ब्रिटिश पीरियड में, है ना। फॉरेन ट्रेड हमको समझना पड़ेगा। तो फॉरेन ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहली बात अभी समझो। फॉरेन ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, है ना। जो मैं एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, उसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड, है ना। तो फॉरेन ट्रेड जो होता है, फॉरेन ट्रेड का मीनिंग होता है एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट, है ना। तो अब इंडिया क्या था, वाज इंडियन एक्सपोर्टर, यस इंडिया वाज एन एक्सपोर्टर। क्या एक्सपोर्ट होता था उस समय, सो देयर यूज्ड टू बी एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स, टी, जूट, कॉटन, इस तरह की चीज़ें क्या होती थी, शुगर, इंडिगो, रॉ सिल्क, इस तरह की चीज़ें क्या होती थी, एक्सपोर्ट होती थी। फिर इंडिया वाज एन इम्पोर्टर ऑल्सो, इंडिया वाज एन इम्पोर्टर ऑल्सो। किस चीज़ का इम्पोर्टर था इंडिया, इंडिया वाज एन इम्पोर्टर द फिनिश प्रोडक्ट्स। जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका क्लॉथ हो गया, है ना, आपके कुछ कंज्यूमर गुड्स हो गए, लाइट मशीनरी हो गया, क्लोथ्स हो गए, ये क्या होता था, इंडिया इंपोर्ट करता था। एंड दे यूज्ड टू बी डेवलप्ड इन दी इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन, एंड फिर उसको इंपोर्ट किया जाता था,
ठीक है। तीसरी मैं बात करूँ, वाज देयर एन एक्सपोर्ट सरप्लस और देयर वाज एन एक्सपोर्ट डेफिसिट? क्या था? एक्सपोर्ट सरप्लस था, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस था या डेफिसिट था? तो एक है कि एक्सपोर्ट क्या था, सरप्लस था। देयर वाज एन एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस मीनिंग का क्या है? इसका मीनिंग किया है कि द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स था, इट वाज मोर देन दी इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था, इम्पोर्ट कम होता था। इस कारण से क्या था, एक्सपोर्ट सरप्लस था। ठीक है। इसका रीज़न, इस कारण से आप देखोगे कि इंडिया में कई फेमाइंस भी आए, ग्रेट बंगाल फेमाइन आया है ना। एंड इसका मेन रीज़न यही था कि जो फूड ग्रेन्स होते थे, क्लोथ्स होते थे, केरोसिन होते थे, उसको क्या करते थे इंडियन लोगों को मतलब के लिए ना रख के उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। उस कारण से दे वर स्केर्सली अवेलेबल फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, एंड उस कारण से काफ़ी फेमाइंस वगैरह भी आए हैं इंडिया में। फोर्थ में बात करूँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। फोर्थ कॉन्सेप्ट है हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो वही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि CUET में देर विल बी लॉट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच विल बी टेस्टेड, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके टेस्ट होंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ड्रेन ऑफ वेल्थ मीन्स जो एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, एक्सपोर्ट सरप्लस यदि होगा तो पैसे का मूवमेंट कहाँ पे होगा? इंडिया में आएगा, पैसा इंडिया में आएगा, है ना। तो जो पैसा इंडिया में आएगा, एक्सपोर्ट हुआ तो पैसा इंडिया में आया, वो क्या इंडियन लोगों पे खर्च होता था क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने पे खर्च होता था? नहीं, दैट वाज यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑफ द ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। दैट वाज यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया। मतलब वो जो इंडियन ब्यूरोक्रेट्स रखते थे, जो इंडिया में लोगों को रखते थे, ब्रिटिशर्स को, उनके खर्चे पे यूज़ हुआ करता था। तो एक तरह से क्या होता था भाई, वो लोग क्या करेंगे, अपने घर भेजेंगे, है ना, कुछ अपने घर भेजेंगे। सो दिस लेड टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन मतलब किसी चीज़ का आउटफ्लो हो जाना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसने इंडिया को इंडिया का हुआ ड्रेन ऑफ वेल्थ, इस कारण से हुआ है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कभी भी पूछा जाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कभी ना कभी आपको आ सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो जो है, तो ये हमारा आई थिंक पार्ट 1 आज यहीं ख़त्म करते हैं हम। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 इसका लेके आएंगे, है ना। एंड आप प्लीज़ वो वीडियो देखें, पार्ट 2 हम इसका लेके आएंगे, एंड वो प्लीज़ वीडियो देखें आप। उसमें मैं आगे का चैप्टर पूरा कंप्लीट करूँगा, डेमोग्राफिक कंडीशंस, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा था, मैं उस चीज़ पे डिस्कशन करूँगा। एंड यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारा लाइव ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो इन आवर लाइव ऑनलाइन कोर्स you will get all the facilities. You will get the daily live classes by top faculties of India, including DU alumni, IIT and IIM selected faculties. You will get the recorded lectures which can be viewed any number of times, कितनी बार भी आप देख सकते हैं। आपको PDF मिलता है 4500 प्लस MCQs वाली आपको PDF मिलेगी, ठीक है। एंड आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, आपको, है ना। जब भी चैप्टर कंप्लीट हो तो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है। इसके बाद आपको 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलते हैं पर सब्जेक्ट के 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलते हैं। एंड इसकी प्राइसिंग जो है काफ़ी हमने अफोर्डेबल रखी है। तो इफ़ यू वांट टू इनरोल फॉर द कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर, दैट इज़ 9926803758, ठीक है। तो अभी ये लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। सेकेंड लेक्चर के लिए मैं आई विल बी अपलोडिंग दैट ऑन यूट्यूब, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू।